हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ हीना। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सल्तनत कालीन संस्कृति। इससे पहले हम सल्तनत काल के बारे में पढ़ चुके हैं। दिल्ली सल्तनत के बारे में अपने सारे जो टॉपिक हैं उनको क्लियर कर चुके हैं, जैसे किस किस वंश ने यहाँ पर शासन किया, किन किन शासकों ने यहाँ पर शासन किया, ये सारी जानकारी हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि इन शासकों द्वारा क्या है, यहाँ पर क्या क्या स्थापत्य कलाओं का निर्माण हुआ तथा यहाँ का शासन, यहाँ की संस्कृति कैसी थी। इस बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सल्तनत कालीन संस्कृति। जैसा कि फ्रेंड्स 1206 से दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ हुआ और लगभग 1556 ईस्वी तक जो है यहाँ पर क्या है, सल्तनत काल रहा। सल्तनत काल जो हमारा है वो 1206 से कब तक का माना जाता है, 1556 तक का माना जाता है। दिल्ली पर जो था वो सुल्तानों का शासन था। इस सल्तनत काल में जो सबसे ज्यादा प्रमुख पद था वो किसका था, सुल्तान था। सुल्तान ही यहाँ के शासक थे। जो यहाँ के शासक थे सभी ने किसकी उपाधि ली, सुल्तान की उपाधि ली। सुल्तान सबसे प्रमुख व्यक्ति होता था। सारे के सारे निर्णय उसी के द्वारा किए जाते थे, चाहे वह आपके किसी भी प्रकार के सेना से रिलेटेड कोई भी नियम है, या फिर समाज में कोई भी नियम बनाना है, या कोई भी किसी भी विषय में कोई भी जो अंतिम निर्णय होता था वह सुल्तान के द्वारा ही लिया जाता था। सुल्तान का पद जो था वो सर्वोपरि था। सुल्तान क्या करते थे, अपने सहायता के लिए, इतना बड़ा प्रशासन पूरा देखना अकेले सुल्तान के बस का तो नहीं था, तो वह अपनी सहायता के लिए क्या करते थे, अधिकारियों की नियुक्ति करते थे। इन अधिकारियों की नियुक्ति भी स्वयं सुल्तान के द्वारा की जाती थी। सुल्तान जब जिसको चाहे अधिकारी, किसी भी पद पर अधिकारी नियुक्त कर सकता था और जब चाहे उसको उसके पद से हटा सकता था। यदि कोई भी आपराधिक मामला होता था तो उसका निपटारा भी सुल्तान के द्वारा किया जाता था। सल्तनत काल में जो प्रशासन की इकाई थी, प्रशासन कैसे चलता था, प्रशासन की इकाई ये थी, साम्राज्य था, साम्राज्य के नीचे प्रांत थे, प्रांत के बाद सिख थे, सिख के बाद परगना, परगना के बाद ग्राम। परगना क्या था, गांव का, कई गांवों के समूह को परगना कहते थे। और ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई जो थी, प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो क्या थी, गांव। गांव की सुरक्षा का जो जिम्मेदारी थी वो किसकी होती थी, चौकीदार की होती थी। वह यहाँ की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखता था। इसके द्वारा सैनिकों की नियुक्ति की जाती थी। और क्या है, अपने सैनिकों में किसी को अधिकारी नियुक्त करते थे, सुल्तान के अधिकारी नियुक्त करते थे। और वह अधिकारियों को क्या दिया जाता था, कई जो शासक हैं उन्होंने तो उनको नगद वेतन दिया, लेकिन कईयों ने क्या करा, इनको प्रांत इक्ता दे दिए। इन इक्ता से भू राजस्व इकट्ठा करना तथा सुल्तान तक पहुंचाना इन अधिकारियों की जिम्मेदारी होती थी। ये क्या करते थे कि जो भी जमीन होती थी उसका जितना भी कर होता था वह सारा एकत्रित करते थे जो इक्तादार होते थे, और वह फिर जो है अपने खर्चे के लिए रख लेते थे। जो सैनिक ये अपने पास रखते थे, सैनिकों के खर्चे के लिए, उनको वेतन देना या अन्य कोई खर्चा उसके लिए रखते थे। बाकी जो इनका बचता था वो ये सुल्तान के पास जाकर भू राजस्व जमा कर देते थे। तो आज हम पढ़ेंगे सल्तनत कालीन कुछ स्थापत्य कला की। सल्तनत काल में जो स्थापत्य कला थी, क्या क्या इन लोगों ने निर्माण कराया, तो इनके बारे में कुछ हम जो मेन पॉइंट्स हैं आपके, उनको आज हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं अपनी स्थापत्य कला। उससे पहले आप प्रशासन की इकाई लिख लीजिए, क्योंकि प्रशासन की इकाई में से रिलेटेड कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, गांव थी, और सबसे बड़ी इकाई क्या थी, साम्राज्य था। साम्राज्य के बाद प्रांत थे, प्रांत के नीचे सिख, परगना और ग्राम। कई बार इनका क्रम लगाने के लिए भी आ जाता है, इसीलिए मैंने क्या है ये पूरा का पूरा इस पे व्हाइट बोर्ड पे नोट कर दिया, ताकि आप इसको कहीं पे नोट करके रख सके तथा अपने नोट्स बना सके। तो हम स्टार्ट करते हैं सल्तनत कालीन स्थापत्य कला। स्थापत्य कला, सबसे पहले हम कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो स्थापना की गई उनको पढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन
कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसने भारत पर जब शासन किया, जब ये भारत यहाँ का सुल्तान बना, उत्तर भारत का सुल्तान बना, तो इसने क्या करा, सबसे पहले यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया जिसका नाम क्या था, इसके द्वारा जो स्थापत्य कला है और उनके बारे में मैं लिखती जाती हूँ एक एक पॉइंट करके। कुब्बत उल इस्लाम, कुब्बत उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण कराया। ये भारत में तुर्कों द्वारा निर्मित तुर्क शैली पर निर्मित पहली मस्जिद थी, जो जिसका निर्माण तुर्क शैली के अंतर्गत किया गया था। वह पहली मस्जिद कौन सी थी? कुब्बतुल इस्लाम। उसके बाद क्या है, इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण इन्होंने 1292 में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य क्या है, ये शुरू करता है। लेकिन इसका ये जो कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण ये नहीं करा पाता, उससे पहले इसकी मृत्यु हो जाती है। और इस कार्य को पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने। इसके जो कुतुबुद्दीन ऐबक के जो दामाद थे इल्तुतमिश ने, इन्होंने इस कार्य को पूरा किया। कुतुब मीनार की जो टोटल ऊंचाई है, ये भी कई बार आपका पेपर में पूछा जाता है कि इसकी ऊंचाई टोटल क्या है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। टोटल ऊंचाई इसकी 72.7 मीटर है। और इसमें जो कुल सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों की संख्या है 379। 379 टोटल इसमें सीढ़ियां हैं। और इसने निर्माण करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ये कहाँ पर है? अजमेर में है। इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया। फिर इसके बाद आता है दूसरा शासक इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। इसकी मृत्यु के बाद यहाँ की जो सत्ता है वो यही संभालता है। इसके उत्तराधिकारी के रूप में यही दिल्ली के सुल्तान के रूप में बनता है। इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इसने क्या करा, इसे भारत में मकबरा शैली का जनक कहा जाता है। इसके द्वारा सबसे पहले जो मकबरा का निर्माण था वो इल्तुतमिश के द्वारा ही, भारत में जो मकबरा शैली के कार्य जो है वो सबसे पहले इल्तुतमिश के द्वारा ही करवाए गए। इसीलिए इसे मकबरा शैली का, भारत में मकबरा शैली का जनक भी कहा जाता है। ये पॉइंट इसके बारे में नोट कर लीजिए, पेपर में पूछ ले जाता है। इसे भारत में मकबरा शैली का जनक भी कहा जाता है। इसके द्वारा जो निर्माण कराए गए वो क्या थे? हौजे शमसी और एक है शमसी ईदगाह। शमसी ईदगाह, इन दोनों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? इल्तुतमिश के द्वारा। इसके बाद आता है बलवन। इल्तुतमिश के बाद बलवन ने अपने मकबरे का निर्माण स्वयं करवाया।
इसने मकबरे का निर्माण करवाया और वो किस नाम से था? बलबन का मकबरा, जिसका निर्माण इसने स्वयं करवाया था। बलबन ने बलबन के मकबरे, बलबन का मकबरा। मकबरा का निर्माण करवाया, स्वयं ने अपने मकबरे का निर्माण स्वयं के द्वारा इसके करवाया गया, स्वयं बलबन द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। बलबन के बाद है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के एक शहर का निर्माण कराया, दिल्ली के दूसरे शहर का निर्माण कराया जिसका नाम क्या था? श्री, और उसने श्री का किला भी बनवाया। दिल्ली के दूसरे शहर का निर्माण, दिल्ली दूसरे शहर का निर्माण किस नाम से कराया था? श्री। और यहाँ पर क्या बनवाया? एक श्री का किला भी बनवाया। इसके अलावा इसने पानी के तालाब का निर्माण करवाया जिसका नाम क्या था? हौज खास। हौज खास नाम से पानी के तालाब का, पानी का एक विशाल कुंड का निर्माण करवाया। हौज एक खास। क्या है ये? पानी का कुंड। और इसने अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा भी बनवाया। ये कहाँ पर है? कुतुब मीनार के पास में। अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया जो कहाँ पर है? अलाई दरवाजा जो कहाँ पर है? कुतुब मीनार के पास में। उसका निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया। कुतुब मीनार के पास इसने अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया। अलाउद्दीन खिलजी के बाद आता है मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी ऊखा मस्जिद का निर्माण कराया इसने। किसका निर्माण कराया था? ऊखा मस्जिद का निर्माण करवाया। किसके द्वारा करवाया गया ये निर्माण? मुबारक शाह खिलजी के द्वारा ऊखा मस्जिद का निर्माण। इसके बाद हमारा आता है तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक द्वारा। तुगलक वंश आ गया हमारा, और गयासुद्दीन तुगलक द्वारा तुगलकाबाद नामक शहर का निर्माण करवाया गया और साथ ही साथ तुगलकाबाद नाम से किले का भी निर्माण कराया। तुगलकाबाद का किला गयासुद्दीन तुगलक जब दिल्ली सल्तनत का कार्यभार इसने संभाला, यहाँ का ये सुल्तान बना, तो इसने इसके द्वारा जो निर्माण कराए गए वो थे गयासुद्दीन तुगलक। एक तो इसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की, तुगलकाबाद शहर की स्थापना, तुगलकाबाद शहर की स्थापना करी इसने और तुगलकाबाद का किला बनवाया।
तुगलकाबाद का किला बनवाया। और इसने गयासुद्दीन का मकबरा भी बनवाया था। गयासुद्दीन नाम से इसने मकबरा बनवाया, जिसका निर्माण भी गयासुद्दीन द्वारा स्वयं करवा गया। गयासुद्दीन ने अपने मकबरे का निर्माण भी स्वयं करवाया। गयासुद्दीन का मकबरा। इसके बाद है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इसने क्या करा था? आदिलाबाद का किला बनवाया था। आदिलाबाद का किला निर्माण। गयासुद्दीन तुगलक के बाद है आपका फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक फिरोज शाह तुगलक इसने दिल्ली के चौथे शहर की स्थापना करी, जिसका नाम क्या दिया? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद की स्थापना की। फिरोजाबाद की स्थापना करी। ये तुगलक वंश का सबसे बड़ा निर्माता माना जाता है। तुगलक वंश में जो स्थापत्य कला का सबसे बड़ा निर्माता इसी को माना जाता है। इसके अलावा इसने जौनपुर, फतेहाबाद और हिसार के शहरों का भी निर्माण कराया। जौनपुर, हिसार और जो आपके ये शहर हैं, इनका निर्माण भी किसने कराया था? जौनपुर, एक क्या बताया था मैंने अभी? फतेहाबाद और हिसार। का निर्माण करवाया। इसने पहले से निर्मित इमारतों की मरम्मत भी करवाई। एक पॉइंट आपका ये छूट रहा था अभी कि जो पहले से जो जितने भी मतलब शासक थे, उन्होंने क्या करा, जो पुरानी जितनी भी इमारतें थी उनका किसी ने भी क्या है, उनको दोबारा से उनके ऊपर कार्य नहीं करा। वो खराब हो रही हैं तो हो रही हैं, लेकिन इसने क्या था, जो पहले से निर्मित जितनी भी इमारतें थी उनकी क्या कराई? इसने मरम्मत कराई। पुरानी इमारतों की पहला शासक था जिसने पुरानी इमारतों की मरम्मत का कार्य करा। इसके बाद है आपका लोधी वंश का आता है सिकंदर लोधी। लोधी वंश के सिकंदर लोधी, इन्होंने क्या करवाया था? सिकंदर लोधी ने मोट की मस्जिद का निर्माण। मोट की मस्जिद इन्हीं के द्वारा बनवाई गई थी। और दोहरी गुम्बद शैली का निर्माण करता भी भारत में किसे माना जाता है? सिकंदर लोधी को बनाता है। दोहरी गुम्बद शैली इन्हीं के शासनकाल में प्रचलित हुई।
सिकंदर लोदी के शासनकाल में। ये थी हमारी कुछ स्थापत्य कला कि मतलब क्या क्या भवन निर्माण वगैरह, जो भी किले के निर्माण हुए, मकबरों के निर्माण हुए, मस्जिदों के निर्माण हुए, किन किन शासकों द्वारा क्या क्या निर्माण कराया गया, ये हमने आज इस टॉपिक में ये कर लिया है। अब हम पढ़ते हैं कि इस समय में कुछ कुछ चीजों की रचनाएं भी की, कई सारे जो है आपके साहित्य के क्षेत्र में भी कई रचनाएं की गई। उन रचनाओं के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या रचनाएं थी और उनके रचनाकार कौन कौन थे। स्थापत्य कला हमने पढ़ लिया। अब अगला टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण रचनाएं और रचनाकार। रचना और रचनाकार। रचनाकार कौन कौन थे हमारे? सुल्तान नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में एक साहित्यकार थे जिनका नाम था मिन्हाज उल सिराज। इनकी रचना थी तबकात नाशिरी। सुल्तान नासिरुद्दीन के शासन काल में कौन थे? साहित्यकार का नाम है मिन्हाज उल सिराज। इनकी रचना कई बार पूछ ली जाती है। साहित्यकार मिन्हाज उल सिराज। इनकी जो रचना थी वो क्या थी? तबकात नाशिरी। तबकात नासिरी, ये इनकी रचना थी। फिरोज शाह के दरबार में कौन थे? बरनी। फिरोज शाह के शासनकाल में कौन थे? के शासनकाल में थे बरनी। बरनी। और बरनी की जो रचना है, बरनी की रचना थी ना तारीखे फिरोज शाही। तारीखे फिरोज शाही। तो पहले क्या था कि जो बरनी थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भी रह चुके थे। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में ये किसके दरबार में रहे? फिरोज शाह के दरबार में रहे। तो इन्होंने फिरोज शाह के दरबार में रहते हुए उनके शासनकाल में इन्होंने एक रचना करी जिसका नाम क्या था? तारीख ए फिरोज शाही। यहाँ पे मैं छोटा लिख देती हूँ। पहले किसके दरबार में थे? पहले थे मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, और बाद में फिरोज शाह के दरबार में थे। बरनी की रचना क्या है? तारीख ए फिरोज शाही। फिरोज शाही बरनी द्वारा लिखी गई उनकी रचना है तारीख ए फिरोज शाही। फिर है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बताओ क्या महत्वपूर्ण रचना हुई थी? पढ़ाया था ना जब मैंने लास्ट वीडियो आपको जब करवाई थी, तुगलक वंश जब करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में कौन आया था? उसके शासनकाल में इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता जो मोरक्का का निवासी था और इसने अपनी एक रचना लिखी जिसका नाम क्या था? रैयत ए
किताबुल रहला क्या थी? किताबुल रहला। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। कौन? इब्न बतूता। इब्न बतूता। कौन था ये? मोरक्को का निवासी था। मोरक्को का निवासी था। इसकी जो रचना है, इसने एक किताब लिखी थी, किताबुल रहला। किस नाम से लिखी थी? किताब उल रहला। इसमें भारत की यात्रा का पूरा वर्णन क्या था? इसने भारत में जो अपने भारत में रहा उसके विषय में इसने पूरी की पूरी बातें इसमें लिखी थी। किताब उल रहला। इसके बाद है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने कुछ कविताओं की रचना करी जिसका नाम उसने क्या दिया? गुलरुखी। सिकंदर लोदी ने गुलरुखी नाम से सिकंदर लोदी। इसका बस एक ही पॉइंट है, गुलरुखी नाम से कविताएं लिखी थी गुलरुखी नाम से। अब है सैयद वंश। सैयद वंश में जो मुबारक शाह थे उनके दरबार में कौन आता है? अहमद शद हिंदी। मुबारक शाह के दरबार में कौन आता है? अहमद शद हिंदी। अहमद शद हिंदी। और इसकी रचना है तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही। और जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट रचनाकार हैं वो कौन है? अमीर खुसरो। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे हैं इस समय के सल्तनत काल के रचनाकार वो कौन है? अमीर खुसरो। अगर इनके विषय में आता है कि किसके दरबार में थे, तो ये किसी एक के दरबार में नहीं थे। बलबन के दरबार में भी थे, तुगलक के दरबार में भी थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भी थे। तो ये कई जो है शासकों के दरबार में शासनकाल में ये रहे। इसीलिए इनका ये नहीं पूछा जाता कभी भी कि किसके शासनकाल में ये थे। अमीर खुसरो साहित्यकार थे। तो इन्हें अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? तोते हिंद या भारत का तोता। भारत का तोते के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो ने सितार और तबला इन्हीं के द्वारा दिया गया है। इन दोनों का निर्माण इन्हीं के द्वारा किया गया है। कव्वाली शैली के निर्माणकर्ता भी यही है, अमीर खुसरो। के निर्माणकर्ता। साथ ही साथ इनकी जो रचना है अमीर खुसरो की, कई रचनाएं इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं वो मैं आपको बता देती हूँ। एक है तुगलकनामा और एक है आशिका। तुगलकनामा लिखी इन्होंने और है दूसरी आशिका।
तो ये थी हमारी सल्तनत काल की संस्कृति, जिसमें हमने स्थापत्य कला के बारे में पढ़ा कि किन किन मकबरों का क्या क्या स्थापत्य हुए, किन किन मकबरों का निर्माण हुआ, किन किन किलों का निर्माण हुआ, मस्जिद का निर्माण हुआ, किन के शासन काल में हुआ। इसके साथ ही साथ हमने कुछ रचनाएं पढ़ी